बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टैसिस। जैसे आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या चीज है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो वर्ड्स हैं, होम्यो मतलब सेम, होम्यो का मतलब सेम, और स्टैसिस स्टेट, यानी सेम स्टेट को मेंटेन करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ये खूबी होती है कि वो अपनी इंटरनल स्टेट को सेम रख सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया है कि अपनी इंटरनल स्टेट को सेम रखने की खुसूसियत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो उनको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल स्टेट को सेम नहीं रख सकते, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल स्टेट को सेम रख सकते हैं, अगरचे के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती रहती है। ये खूबी जानदारों के अंदर कि वो अपनी इंटरनल स्टेट को सेम रख सकते हैं, ये उनको नॉन लिविंग से अलग करती है। होम्योस्टैसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनकी सर्वाइवल के लिए। अगर एक जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रही है उसको सेम ना रखे तो उसकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं होती। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट विद वन एग्जाम्पल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो पूरा ईयर फ्लक्चुएट करता रहता है। गर्मियों में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 प्लस हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या तकरीबन 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज में रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती रहती है। गर्मियों में वो टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है हमारे इस इलाके में, जबकि विंटर में वही टेम्परेचर ड्रॉप करते करते 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी लो हो सकता है। जबकि सर्दियों में भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 पे अपने आप को मेंटेन रखता है। अब की जो फ्लक्चुएशंस आ रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो एक बहुत वाइड रेंज में आ रही है। आप देख रहे हैं 45 और इधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब राइज करता है तो तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो वेरिएशन है ये बहुत वाइड रेंज वेरिएशन है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन और मैमल्स जो बाकी हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करते हैं। अगर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ वेरी करते रहेंगे तो उनकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा 38 या 39 भी हो तो हमें लगता है कि हाई फीवर में हम चले गए हैं। इसी तरह अगर बॉडी टेम्परेचर 37 से नीचे जाए, 34, 35 पे, तो फिर भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं होती। मेटाबॉलिक डिप्रेशन आ जाती है, एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं, बाकी बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे पैरामीटर्स। सो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं होम्योस्टैसिस क्यों जरूरी है। तो हम होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन को बुक से स्टडी कर लेते हैं। The protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment is called homeostasis.
डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको समझाने के लिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनके नुकसानात से बचने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर की फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करना। वो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की हो सकती हैं, वो फ्लक्चुएशन कोई और चीजों की भी हो सकती हैं, पानी और साल्ट्स की भी फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, वो फ्लक्चुएशंस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की भी हो सकती हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका लेवल्स हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। बाहर पानी में एक जानदार रह रहा है, कोई फिश है, कोई फ्रॉग है, या कोई भी और ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहता है, तो वहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल्स क्या है, अमोनिया का लेवल क्या है, यूरिया का लेवल क्या है, उससे बचने के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस को विद इन नैरो रेंज में रखना है। याद रखिए, फ्लक्चुएशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो रही होती हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो रही होती हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बहुत वाइड रेंज में हो रही होती हैं, जबकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन होती हैं उनको जानदार ऑर्गेनिजम्स बहुत नैरो रेंज में मेंटेन रखता है। अगरचे वो उन फ्लक्चुएशंस को फिक्स तो नहीं करता, फ्लक्चुएशंस होती जरूर है, बट एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दीज फ्लक्चुएशंस आर इन अ नैरो रेंज। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, जैसे टेम्परेचर के बारे में बात की कि टेम्परेचर बाहर तो 45 और डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर सकता है और इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 रहता है। सर्दियों में वही टेम्परेचर ड्रॉप कर सकता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी, बट सर्दियों में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 के ही राउंड अबाउट रहता है, 37.5 तक चला जाएगा, 6 तक चला जाएगा, या 37 से थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, फिक्स नहीं होगा। लेकिन अपने अंदर ऑर्गेनिजम्स ने, एनिमल्स ने मैकेनिज्म एक बनाया होता है जिसके थ्रू वो इंटरनल फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज में रखते हैं एज कंपेयर टू द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके जो बहुत ही क्रूशियल हैं एक ऑर्गेनिजम्स के लिए, होम्योस्टैटिक फंक्शंस उन पे वो अपना अप्लाई करते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको मेंटेन रखना होता है विद इन नैरो रेंज, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट हम यहां पर सेकेंड ईयर की बुक में जो है वो हम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साल्ट और वाटर का बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखना, जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना। ऑस्मोसिस इज नॉट अ न्यू वर्ड, 9th-10th में भी आपने ऑस्मोसिस को पढ़ा हुआ है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि पानी के मॉलिक्यूल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी डाइल्यूट सोल्यूशन से पानी के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक हाइपरटोनिक यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में भी वाटर लेवल्स एक खास मेंटेन रखा जाता है सेल्स के अंदर, और उस वाटर लेवल्स और सल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनिजम्स ने ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है। ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करूंगा, टू मेंटेन द वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी और कंट्रोल ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, अगर एक जानदार अपने सेल्स के अंदर वाटर स्कैर्सिटी का उसको सामना करना पड़ता है, यानी वाटर लेवल उसका ड्रॉप हो जाता है, तो
water is a medium where all metabolic reactions can take place. जब उसमें वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो सप्रेस हो जाएंगे उसके बायोकेमिकल रिएक्शन, और जिसकी वजह से उसकी सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगी। तो पहला जो फैक्टर है बहुत जरूरी, उसे हम कहेंगे होम्योस्टेसिस जिसका करना है, वो होगा ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन यानी ऑस्मोसिस को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, वाटर लेवल्स को और साल्ट का किस तरह से बॉडी में बैलेंस क्रिएट किया जाता है। इसके लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को तो अंदर बाहर आने जाने के लिए फ्रीली परमिएबल होती है, लेकिन बाकी सॉल्यूट के लिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से वो अलाउ करती है कि अगर सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट या एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है, तो किस तरह से वो वाटर को आउटसाइड मूव करवाएगी ताकि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट यानी सेल के अंदर जो है वो कंपोजिशन को मेंटेन रख पाए। ऑस्मोरेगुलेशन के बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नाम से पता चल रहा है, एक्सक्रीट करना वेस्ट प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं और उनके नतीजे में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो रहे होते हैं मैमल्स में, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह पैदा हो रहे होते हैं, जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। इनको बॉडी के अंदर विद इन अ नैरो रेंज रखा जाता है। अगर उससे ज्यादा इनका लेवल्स बढ़ जाएगा तो दैट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल्स इंटरनल एनवायरनमेंट में विद इन नैरो रेंज रखने के लिए जो मैकेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं वो कहलाता है एक्सक्रीशन। डिफाइन जो बुक पे लिखी हुई है, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर आता है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब, थर्म मतलब हीट, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इससे पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि बॉडी टेम्परेचर एक जानदार के लिए, खास तौर पर जो वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, मैमल्स और बाकी वर्टिब्रेट्स, जिनमें बॉडी टेम्परेचर को विद इन नैरो रेंज रखा जाता है, अगरचे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। कभी बॉडी टेम्परेचर, कभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर राइज कर जाता है और कभी फॉल कर जाता है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स ने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया होता है कि वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को विद इन नैरो रेंज रखते हैं। अदरवाइज उसका क्या इफेक्ट होगा कि अगर बॉडी टेम्परेचर टू मच ऊपर चला जाएगा, टू मच हाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं बॉडी में, जो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंजाइम्स उनको कैटालाइज करते हैं, वो रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है एज कंपेयर जितना के रहना चाहिए, जो कि सूटेबल टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम फंक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक डिप्रेशन कॉज हो जाएगी। सो हमने ये स्टडी किया कि ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टेसिस इन तीन एलिमेंट्स को कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस को किस तरह से क्यों उनके लिए जरूरी है ऑस्मोसिस करना, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सक्रीशन करना क्यों जरूरी है, और तीसरा होम्योस्टैटिक जो हमने फंक्शन जिसका देखा वो टेम्परेचर का था कि टेम्परेचर को किस लिए
मेंटेन करना और इसका होम्योस्टेसिस करना क्यों जरूरी है एक जानदार के लिए। अब इसमें एंड पे मैं इसको इस तरह से सम अप करता हूं कि ये होता किस तरह है एक जानदार के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह के आपके घर में फ्रिज या एयर कंडीशंस के अंदर भी एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। आप टेम्परेचर एयर कंडीशन का मेंटेन रखना चाहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अपना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप एक सेट पॉइंट दे देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर में भी काफी हाई हो, 40 हो या 45 हो, तो एयर कंडीशन का जो उसका कूलिंग सिस्टम है वो कूलिंग स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से टेम्परेचर में ड्रॉप आना शुरू हो जाता है, रूम टेम्परेचर में ड्रॉप आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर 40 से नीचे आते आते 25 के करीब आ जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर जो 25 सेट पॉइंट है उसके करीब आएगा, उसके साथ ही वो उसके कूलिंग सिस्टम को बंद कर देगा कि अब इसमें मजीद ड्रॉप ना आए और कुछ देर ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो हीट है कमरे में आएगी, उसकी वजह से टेम्परेचर में फिर राइज आना शुरू हो जाएगा। तो दोबारा सेट पॉइंट से टेम्परेचर जितना ज्यादा होना शुरू होगा, दोबारा से वो उसको ऑन करवा देगा कूलिंग सिस्टम को, जिसकी वजह से उसको फिर से टेम्परेचर को वही रखा जाएगा। यानी थोड़ी बहुत तो उसके अंदर उतार चढ़ाव, यानी जो लफ्ज हमने यूज किया था शुरू में, फ्लक्चुएशंस जो हैं वो रूम टेम्परेचर में थोड़ी बहुत तो फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन वो फ्लक्चुएशंस बहुत नैरो रेंज में होंगी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिमिलरली जब सर्दियों में भी हम उसके साथ कंपोजिट आजकल आ रहे हैं एयर कंडीशन, जिनमें साथ में हीटिंग सिस्टम भी लगा होता है। सर्दियों में कमरे का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जबकि हम चाहते हैं कि 25 पे मेंटेन रहे, तो फिर उसका वो हीटिंग सिस्टम ऑन करवा देगा। इसमें 3 मिलकर फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एक कंट्रोल सेंटर होता है, एक सेंसर होता है और एक जो है वो इफेक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में या बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रिसेप्टर्स, जिनको हम सेंसर्स कहते हैं, वो एक चेंज को डिटेक्ट करते हैं और चेंज को डिटेक्ट करने के बाद वो कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल्स देते हैं। कंट्रोल सिस्टम को जैसे ही सिग्नल्स मिलता है, तो जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रही है उसके रिस्पॉन्स में वो इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिनकी वजह से अफेक्टर्स जो है अपना रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से उस चेंज को मिनिमाइज किया जाता है, उस चेंज को नैरो रेंज में रखा जाता है, ताकि उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान नहीं हो, उसके हार्म्स नहीं हो, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो विद इन नैरो रेंज रहे, ताकि वो अपनी सर्वाइवल को बरकरार रख सके। तो ये बिल्कुल फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के मुताबिक ही काम करता है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अफेक्टर्स होते हैं वो जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो जो चेंज आ रही है उसके इनवर्स या उलट रिस्पॉन्स शो करते हैं। मतलब देखिए कि अगर बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इफेक्टर्स जो हैं वो कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। इफेक्टर्स जो है हमारे बॉडी में, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं, या और एक्टिवेशन हो जाती है कूलिंग्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरीके से सांस तेज चलना शुरू हो जाता है ताकि बॉडी हीट को खारिज किया जा सके और इंटरनल टेम्परेचर को लो किया जा सके। तो इस तरह फैक्टर्स चूंकि इनवर्स रिस्पॉन्स देते हैं, उलट रिस्पॉन्स देते हैं, जो चेंज आ रही होती है उसके उलट रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसलिए इस हम सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। सो होम्योस्टेसिस करने के लिए जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन है कि द इनवर्स रिस्पॉन्स ऑफ द फैक्टर्स
is called negative feedback mechanism. Thank you.